हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मोहम्मद तुगलक के बारे में, उसकी विदेश नीति, उसकी होम पॉलिसी, ये दोनों चीज़ें करवाई थी, गृह नीति और विदेश नीति। आज हम फिरोज़ तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। फिरोज़ तुगलक, जिसका टाइम पीरियड था 1351 से 88 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद ठट्टा के निकट शाही परिवार में उपस्थित प्रमुख अमीरों और उलेमाओं ने सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक को नया सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रज़ब का पुत्र था। कौन था? मोहम्मद तुगलक के चाचा रज़ब का पुत्र था। उसकी माँ नैला बीबी एक राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। फिरोज़ का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और फिरोज़ ने मोहम्मद तुगलक के प्रति अपनी स्वामी भक्ति और आज्ञाकारिता से उसका विशेष स्नेह प्राप्त कर लिया था। फिरोज़ का राज्यारोहण 23 मार्च 1351 ईस्वी के दिन फिरोज शाह का राज्यारोहण दिल्ली से बहुत दूर ठट्टा के शाही शिविर में हुआ था। मोहम्मद तुगलक की अचानक मृत्यु से शाही शिविर संकट में फंस गया था। चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। वैतनिक मंगोल सैनिक शाही शिविर को लूटने की योजना बनाने लगे। सिंध प्रांत के विद्रोही अमीरों की गतिविधियां भी पुनः तेज हो गई और आशंका उत्पन्न हो गई कि यदि तत्काल किसी व्यक्ति को सिंहासन पर नहीं बैठाया गया तो शाही शिविर में उपस्थित किसी व्यक्ति का दिल्ली पहुंच जाना एक दुष्कर एवं कष्टप्रद कार्य होगा। ऐसी स्थिति में शाही शिविर में उपस्थित अमीरों और उलेमाओं ने मिलकर सर्वसम्मति से फिरोज का चयन किया। फिरोज ने पहले तो सुल्तान बनने से अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे वास्तविक स्थिति समझाई गई तो उसने सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। फिरोज के उत्तराधिकार को चुनौती। फिरोज को उत्तराधिकारी घोषित करने के निर्णय का पहला विरोध शिविर में उपस्थित मृत सुल्तान की बहन खुदाबंदजादा ने किया। उसने अमीरों को कहलवाया कि मेरे पुत्र दावर मलिक के होते हुए कोई अन्य कैसे सिंहासन पर बैठ सकता है। अमीरों ने सैद्धांतिक आधार पर उसके दावे को सही माना, परंतु दावर मलिक की अयोग्यता के कारण सिंहासन पर उसके दावे को ठुकरा दिया गया। अमीरों के प्रतिनिधियों ने जाकर खुदाबंदजादा को समझाया कि हम सभी इस सुदूर प्रांत में चारों तरफ से विद्रोहियों से घिरे हुए हैं और एक शक्तिशाली मंगोल सेना हमारे पीछे पड़ी है, और यदि फिरोज के स्थान पर तुम्हारे अयोग्य पुत्र को चुना गया तो हम सभी का विनाश निश्चित था। इस पर वह शांत हो गए और फिरोज को सुल्तान स्वीकार कर लिया। सुल्तान बनने के 3 दिन के भीतर ही फिरोज ने सेना को संगठित करके मंगोलों पर आक्रमण कर उन्हें खदेड़ दिया और ठट्टा के उपद्रवी भी परास्त होकर भाग गए। इसके बाद फिरोज ने दिल्ली की तरफ कूच किया। मार्ग में फिरोज को दूसरे विरोध का सामना करना पड़ा। मृत सुल्तान के वजीर ख्वाजा जहां ने दिल्ली से एक पत्र फिरोज के नाम दिल्ली के उलेमाओं के साथ भिजवाया था। पत्र में लिखा गया था कि सुल्तान की मृत्यु की सूचना मिलते ही उसके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया गया है और फिरोज से उसका संरक्षक बनने का अनुरोध भी किया गया। वजीर के पत्र से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई और फिरोज ने वह पत्र अमीरों और उलेमाओं के सामने रख दिया। उन्होंने अपने पूर्ण निर्णय को अर्थात फिरोज के चयन को कायम रखा और दिल्ली की तरफ कूच जारी रखा गया। जब फिरोज शाह दिल्ली पहुंचा तो वजीर ने आगे बढ़कर फिरोज शाह का स्वागत किया। मोहम्मद के तथाकथित पुत्र को अपदस्थ करके फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया गया। सबको यह कहकर शांत कर दिया गया कि मरने से पूर्व मोहम्मद फिरोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गया था। मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र था अथवा नहीं, इसका सही उत्तर देना कठिन काम है। कुछ विद्वानों ने फिरोज शाह पर सिंहासन का अपहरण करने का आरोप लगाया, परंतु इसमें कोई सहार नहीं। मध्ययुगीन राजनीति में सत्ता उसी के अधिकार में आती जाती रही तो उसे प्राप्त करने में समर्थ रहा। फिर फिरोज तो अमीरों और उलेमाओं की सर्वसम्मति से चुना सुल्तान था, परंतु उसके राज्यारोहण से 2 नई बातें सामने आती है। पहली, सिंहासन पर बैठने के लिए हिंदू माँ की संतान होना किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, और दूसरी, सिंहासन पर चुने जाने के लिए पराक्रमी सेनानायक होना भी आवश्यक नहीं था। अब हम करते हैं फिरोज की गृह नीति। फिरोज की गृह नीति में उसका सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत। फिरोज का निर्वाचन मुस्लिम संवैधानिक सिद्धांत, जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी सम्मिलित है, वे काफ़ी निकट था। फिरोज भी अपने आप को सल्तनत का ट्रस्टी मात्र समझता था। वह खलीफा के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था और खलीफा द्वारा उसकी सल्तनत को दी गई मान्यता
पाए। उसने अपने आप को खलीफा का नायब प्रसिद्ध करवाया। इससे फिरोज का दोहरा लाभ हुआ। एक तरफ तो मुसलमानों की निगाह में सम्मानित व्यक्ति बन गया और दूसरी तरफ उसे अपनी कमजोरियों को छिपाने का सहारा भी मिल गया। फिरोज ने खुतबे में भी अपनी सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों का नाम जोड़कर अपने आप को खलजियों का वैधानिक उत्तराधिकारी बतलाने का प्रयास किया। फिरोज की शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत को पुनः स्थापित करना था। उसने अपने को केवल मुस्लिम जनता का वास्तविक शासक समझा और इस वर्ग की भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। उसने उलेमा वर्ग को सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने का प्रयास किया और सैनिक वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर उन्हें समर्थन को प्राप्त करने में सफल रहा। फिरोज शाह ने न तो योग्य सेना नायक था और न कुशल प्रशासक, फिर भी उसके शासनकाल में शांति और व्यवस्था कायम रही। उसकी सफलता का एक कारण तो अमीरों और उलेमाओं का समर्थन और दूसरा कारण इस्लामी कानूनों के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र एवं शासन व्यवस्था की स्थापना था। एक अन्य कारण सामान्य शासन कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना था। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों का पूरा विश्वास किया और उन्होंने भी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। संयोग से उसे मलिक मकबूल जैसा वजीर मिल गया जिसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ फिरोज और सल्तनत की सेवा की। दूसरा उसने जो किया वो था वजीर की शक्ति का विकास। तीसरा राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ये हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।